Hello everyone, in this video we will do previous year questions of cyber ethics class 10 computer applications. So let us start with the first question. Which of the following is not a factor of digital divide? इनमें से कौन सा डिजिटल डिवाइड का फैक्टर नहीं है, डिजिटल डिवाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट? तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड होता है अनइक्वल एक्सेस टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का अनइक्वल एक्सेस होता है, मतलब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, लैपटॉप्स का, टैबलेट्स का, और किसी एरिया में बहुत कम हो रहा है। ओके, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिजिटल डिवाइड के लिए। सबसे पहले आपका डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्या होता है, कुछ एरियाज में डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा है, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज में बहुत कम है, जैसे रिमोट एरियाज हो गए, आपके विलेज एरियाज हो गए, रूरल एरियाज हो गए, राइट? देन आपका हो गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइट? ये भी रिस्पॉन्सिबल है डिजिटल डिवाइड के लिए। जो रिच पर्सन होगा उसके पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, और जो थोड़ा पुअर होगा, ओके, तो बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी वो क्या है, इतना वो उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेस करना इतना इजी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी गैप। टेक्नोलॉजी गैप भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिजिटल डिवाइड के लिए, बिकॉज क्या होता है, जैसे एरियाज़ हैं, अलग अलग एरियाज है, कहीं पे टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है, कहीं पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में वो एरियाज़ पीछे हैं, वो रीजन्स पीछे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या है, बिल्कुल ही हटकर है। ओके, ये डिजिटल डिवाइड का फैक्टर नहीं है। ओके, और बाकी के तीन क्या हैं, डिजिटल डिवाइड के फैक्टर्स हैं, डिजिटल डिवाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वो सॉफ्टवेयर जो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, राइट? आप उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसके सोर्स कोड में कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसको मल्टीपल सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री दे दिया गया है। उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नाम क्यों रखा है? क्योंकि जो उसकी कोडिंग है, जो उसका सोर्स कोड है, वो भी आपको दे दिया गया है कि आप उसमें कोई भी चेंज कर सकें, उसमें आप अपने खुद के फीचर्स ऐड कर सकें, जो भी आप डिज़ाइन उसमें ऐड करना चाहते हैं, फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आप उसकी कोडिंग में चेंजेस भी कर सकते हैं, राइट? तो ऐसा कौन सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है? तो आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है मोजिला फायरफॉक्स। ओके, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा जो दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम एंड सफारी, ये आपके लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं है। A software dash is a legal instrument governing the use or redistribution of software। तो आपको ये डैश फिल करना है, ठीक है? A software dash is a legal instrument, वो लीगल इंस्ट्रूमेंट जो बताता है कि सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे होगा, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है? आगे आप सॉफ्टवेयर को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये कौन बताता है? ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस बताता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस वो डॉक्यूमेंट है, वो लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, डैश रेफर्स टू द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। मैंने अभी बताया, तो ये क्या है? डिजिटल डिवाइड वो गैप है जो बताता है कि कितने, मतलब ये बताता है कि कितना बड़ा गैप है उन लोगों के बीच में जो टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी? राइट, मैंने अभी आपको बताया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, आप उसके सोर्स कोड में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इनमें से जो आपका सॉफ्टवेयर है वो है लिनक्स, ठीक है? लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल होता है, फाइन। इसलिए आपने देखा होगा जो स्कूल स्मार्ट क्लासेस यूज़ करते हैं, एडिकॉम क्लासेस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो उनके प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें कौन सा सिस्टम होता है? उनमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
राइट। नेक्स्ट है आपका सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स, मतलब आपका डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग हम देखते हैं, डेटा इज एक्सेसिबल बाय एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन, ये तो नहीं है, ठीक है, अनऑथोराइज्ड पर्सन ने ले लिया तो सिक्योर है ही नहीं। डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक बार, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैपन्स इजिली, ऐसा कुछ मतलब इजिली तो होगा, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन की बात हो रही है। तो डेटा ऐसे ट्रांसमिट होगा कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। Which of the following is not an example of intellectual property rights? इनमें से कौन सा intellectual property right का example नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि intellectual property rights कौन से होते हैं। intellectual property rights वो rights होते हैं जो आपको आपकी intellectual property के लिए दिए जाते हैं। intellectual property क्या होता है? जो आपने अपने intellect को यूज़ करके, अपने brain को, अपने mind को यूज़ करके create किया है। आपने कोई invention की है, आपने कोई book लिखी है, आपने कोई अपनी creativity यूज़ की है, आपने software बनाया है, राइट, जो आपने खुद किया है अपने इंटेलेक्ट को, अपनी नॉलेज को यूज करके, फाइन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। यहाँ पेटेंट क्या होता है? आपके इन्वेंशंस के लिए आपको दिया जाता है। ट्रेडमार्क, आपने जो ट्रेडमार्क क्रिएट किया उसके लिए किया जाता है, राइट। तो पासवर्ड क्या है? आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी, ठीक है। इस पे पूछा गया था ना कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, तो पासवर्ड नहीं है। अदरवाइज पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ये क्या है? आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, प्रीति नीड्स टू सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कलीग इन ऑफिस ओवर अ सिक्योर चैनल। अब प्रीति अब एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैसेज सेंड करना चाहती है अपने कलीग को, ओके, ओवर अ सिक्योर चैनल, एक सिक्योर चैनल के थ्रू। शी यूजेस टेक्निक where in an actual message which is in readable form can be converted into an unreadable form। तो वो ऐसी टेक्निक यूज़ करना चाहती है जिसमें उसका जो एक्चुअल मैसेज है वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये सबको पता है वो क्या होता है? एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में क्या होता है? जो भी आपका डेटा है, मैसेज है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कोडेड फॉर्म में, और कोडेड फॉर्म को क्या कहा जाता है? साइफर टेक्स्ट, ओके, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है साइफर टेक्स्ट में, ओके। और एनक्रिप्शन के बाद, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस, और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है मैसेज, फिर उसको डिकोड कर दिया जाता है, उसको उसके रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। Which of the following techniques can be used for the security of data? इनमें से कौन सी टेक्निक्स को सिक्योरिटी ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया जाता है? सबसे पहली टेक्निक क्या दी गई है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र, ठीक है, जहाँ पे यूज़र की आइडेंटिटी को, वो यूज़र जो डेटा को यूज़ करना चाहता है उसकी आइडेंटिटी को पहले वेरीफाई किया जाता है कि ये जो पर्सन है वो ऑथेंटिक पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है या नहीं है, ओके। तो ये टेक्निक तो यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपका अथोराइजेशन। अथोराइजेशन में क्या है? आप ये चेक करते हो कि जो डेटा पर्टिकुलर पर्सन यूज़ करना चाहता है या उसको वो लेना चाहता है, क्या आपने उसको अथॉरिटी दी है इस चीज़ की या नहीं दी है, फाइन। तो ये भी आप चेक करोगे, वाई अथोराइजेशन। नेक्स्ट है आपका एनक्रिप्शन। आप डेटा को कोडेड फॉर्म में भेजते हो फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन। आप डेटा को साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में भेजते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो ये तीनों ही टेक्निक्स का यूज किया जाता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा, राइट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? प्लेजरिज्म क्या है? साइबर क्राइम है, जहाँ पे आप दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपना बना के लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फिशिंग क्या है? आपका साइबर क्राइम है, जहाँ पे आप फ्रॉड लिंक्स, फ्रॉड ईमेल्स, फ्रॉड मैसेजेस का यूज़ करके लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? यूजिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। तो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करना कोई साइबर क्राइम नहीं है, तो ये ऑप्शन हुआ सी। यही पूछा गया था ना कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। हैकिंग भी क्या है? आपका साइबर क्राइम है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डैश इज द सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ऑनर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे जो ऑनर होता है उसके पास सॉफ्टवेयर के सारे राइट्स होते हैं,
कि उसका सोर्स कोड चेंज करना है, नहीं चेंज करना है, वॉट एवर, जितने भी राइट्स हैं वो सारे राइट्स किसके साथ होते हैं, ऑनर के साथ होते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जहाँ पे सॉफ्टवेयर के सारे राइट्स ऑनर के पास होते हैं, राइट। ओके, A dash is the right given by the government to an inventor to protect his/her invention from being used or copied for a fixed period of time. वो कौन सा राइट है जो गवर्नमेंट देती है इन्वेंटर को, जिसने कुछ इन्वेंट किया है, ओके, जिससे कि वो अब जो भी उसने इन्वेंट किया है उसको प्रोटेक्ट कर सके फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो वो राइट है आपके पास पेटेंट, जो डिस्कवरी के लिए, इन्वेंशन के लिए दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट फॉर द 20 years, ओके। Arun clicks on a link received in a message on his phone which promise him a complimentary trip to a destination of his choice. तो अरुण के पास एक लिंक आता है, एक मैसेज आता है और राइट ऑन हिज फोन, जो उसको क्या कहता है कि उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिप दी जा रही है उसकी डेस्टिनेशन जहाँ पे वो जाना चाहता था। ही फॉरवर्डेड दिस मैसेज टू हिज फ्रेंड, उसने क्या किया, सेम मैसेज अपने फ्रेंड को भेज दिया, प्रांशुल को, एंड आस्क्ड हिम टू डू द सेम। उसने कहा तुम भी लिंक पे क्लिक करो तो तुम भी उस डेस्टिनेशन पे जा पाओगे, बट प्रांशुल refuses and tells Arun that his personal and private information such as online account names, login information and the password can be stolen and he should be careful of such attacks. तो यहाँ पे क्या है, प्रांशुल बहुत इंटेलिजेंट है, वो अरुण को बोल रहा है कि आप अपनी पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपकी हैक हो जाएगी, जैसे कि आपका ऑनलाइन अकाउंट नेम्स, आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन, आपके पासवर्ड चोरी हो जाएंगे, तो आपको इससे जो अटैक्स हैं उससे केयरफुल रहना चाहिए। तो ये कौन से अटैक्स होते हैं जिससे केयरफुल होना चाहिए, इसको बोलते हैं फिशिंग, ओके। फिशिंग के अंदर क्या होता है, फिशिंग अटैक के अंदर आपके पास फ्रॉड मैसेजेस, फ्रॉड ईमेल, ओके, लिंक्स आते हैं और आपको प्रॉम्प्ट किया जाता है कि इन लिंक्स पे क्लिक करो, अलग अलग तरीके का आपको क्या कहते हैं, एक तरीके से आपको कुछ फ़ायदा दिखाया जाता है कि इसमें आपका फ़ायदा होगा, ठीक है, आपको टेम्प्ट किया जाता है, फाइन। तो ये जो अटैक्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, फिशिंग अटैक्स। Next is Charlene is an artist. She displays her artwork on the internet using her website to attract buyers. तो चार्लिन क्या एक आर्टिस्ट है, उसने अपनी वेबसाइट पे अपने आर्टवर्क को डिस्प्ले किया जिससे कि बायर्स उसको खरीदें। One day while browsing the internet, she discovers that another artist had displayed her painting, portraying it as his own. एक वन डे जब वो क्या करी थी, ब्राउज करी थी, तो उसने ये पाया, उसने डिस्कवर किया कि किसी दूसरे आर्टिस्ट ने उसकी पेंटिंग्स को अपना बना के डिस्प्ले किया हुआ है, ओके। विच राइट ऑफ चार्लिन वॉज इन्फ्रिंज्ड, यहाँ पे चार्लिन के किस राइट का हनन किया गया है, ओके, इन्फ्रिंज किया गया है। तो यहाँ पे चार्लिन ने क्या है, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके अपना आर्टवर्क क्रिएट किया था जिसको किसी और ने चुरा के उसको अपना बना के रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे कौन सा राइट यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, कौन से राइट का हनन हुआ है, वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को चुराया गया है, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग, इनमें से कौन सा साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल नहीं है। कॉपिंग अ क्लासमेट पर्सनल फोटो अगेंस्ट हिज/हर परमिशन फ्रॉम हिज सोशल मीडिया अकाउंट एंड सेंडिंग इट टू अदर फ्रेंड्स ऑन देयर ईमेल्स, आपने किसी की फोटो उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कॉपी की और अपने दूसरे दोस्तों को सेंड कर दी, तो ये क्या है, साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग है, ओके। बुलिंग अ क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर, आप क्या कर रहे हो, स्कूल कॉरिडोर में अपने क्लासमेट को बुली कर रहे हो, तो वहाँ पे तो टीचर्स एक्शन लेंगे और ये साइबर क्राइम भी नहीं है। साइबर क्राइम कौन सा क्राइम होता है, जो इंटरनेट पे किया जाता है, ओके। तो जो इसका आंसर है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग, तो साइबर बुलिंग जो सेकंड है वो साइबर बुलिंग नहीं है, ठीक है। थ्रेटनिंग समवन ऑन द व्हाट्सएप, ये भी साइबर बुलिंग है। पोस्टिंग मीन मैसेजेस अबाउट समवन ऑन द सोशल मीडिया, ये भी साइबर बुलिंग है। तो साइबर बुलिंग कौन सा नहीं है, बुलिंग अ क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर, ओके। Next is Pratham is excited to use a new software which is freely available to download. प्रथम बहुत एक्साइटेड है एक न्यू सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है कि आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड, लेकिन वो उसका सोर्स कोड चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्रथम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, प्रथम यहाँ पे फ्री वेयर यूज़ कर रहा है जो आपको फ्रीली मिल तो जाएगा बट आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते उसके सोर्स कोड में। और समटाइम्स क्या होता है, ये आपको फ्री दिया जाता है फॉर अ सर्टेन टाइम लिमिट, ओके, उसके बाद ये क्या हो जाता है, पेड हो जाता है, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डिजिटल डिवाइड इन डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन्स, तो इनमें से कौन सा डिजिटल डिवाइड का रीजन नहीं है, ओके।
फर्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो रीज़न है, ठीक है। कई जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होती है कुछ लोग पे कर सकते हैं कुछ रीजंस में, और कुछ रीजंस में नहीं कर सकते। जैसे जो रिच एरियाज़ हैं जहाँ पे रिच लोग रहते हैं वो आराम से टेक्नोलॉजी बाय भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। सेकेंड है आपका लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी डिजिटल डिवाइड का रीज़न है, क्योंकि क्या होता है कुछ एरियाज़ में जो आपका एजुकेशन का लेवल है बहुत हाई है, कुछ एरियाज़ में एजुकेशन का लेवल थोड़ा बिलो है, राइट, ये भी इसका रीज़न है आपका। देन क्या है, लैक ऑफ एक्सेस टू द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ओके, तो ये क्या है, ये आपका डिजिटल डिवाइड का जो क्या कहते हैं रीज़न नहीं है, लैक ऑफ एक्सेस टू द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एक्सेस टू द डिसेबल। जब डिसेबिलिटी आ जाती है वो भी एक रीज़न हो जाता है डिजिटल डिवाइड का। मान लो कोई पर्सन ब्लाइंड है या फिर डेफ है तो उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे डिजिटल डिवाइड इस पर भी डिपेंड करता है। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ द डिजिटल डिवाइड। इनमें से कौन सा डिजिटल डिवाइड का रीजन नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू द डिसेबल, ये तीनों तो रीजन है। जो सी है लैक ऑफ एक्सेस टू द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ये डिजिटल डिवाइड का रीजन नहीं है। ओके, Which of the following is a way to avoid plagiarism when using material from the internet? तो आपको बताना है आप किस तरीके से प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हो जब आप इंटरनेट से मटेरियल ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका साइटिंग। साइटिंग क्या होता है, अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ली है तो आप मेंशन करोगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, या किसका ब्लॉग आपने कॉपी किया है तो आप बताओगे किसका ब्लॉग है, राइट। तो साइटिंग क्या होता है, मेंशन करना, राइट। इससे क्या होता है आप प्लेजरिज्म को अवॉइड करते हो, ठीक है। देन सेकंड है आपका पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, जो भी एक रियल जो कोट है, मान लो किसी ने कुछ कोई पोम लिखी, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने वर्ड्स में उस पोम को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो यहाँ पे पैराफ्रेजिंग क्या होता है, जब आप किसी का आइडिया या किसी के थॉट को अपने वर्ड में डिस्क्राइब करते हो। तो ये भी क्या है, प्लेजरिज्म को अवॉइड करता है, क्योंकि आप किसी का एज इट इज कॉपी नहीं कर रहे हो, आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हो, अपने वर्ड्स में आप उसको समझा रहे हो। ओके, नेक्स्ट है आपका रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग में क्या होता है, आप रेफर करते हो, आप मेंशन करते हो, आप बताते हो कि किस वेबसाइट से आप डेटा ले रहे हो, किसका ये डेटा है। ओके, एम्बेडिंग क्या होता है, आपने डायरेक्टली उठा के अपने जो भी आपका, मान लो आपने कोई वीडियो या कोई पिक्चर डायरेक्टली उठाया और उसको अपनी वेबसाइट में डाल दिया, अपना जो भी आपका वर्क है वहाँ पे यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे जो ये तीन है, साइटिंग, पैराफ्रेजिंग एंड रेफरेंसिंग, ये क्या करते हैं, प्लेजरिज्म को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। बिकॉज एम्बेडिंग इस क्या होता है, प्लेजरिज्म को बढ़ावा देता है, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करो, चोरी करो, एम्बेड करो, डायरेक्टली उठाया और एम्बेड कर दिया अपनी वेबसाइट में या आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें, फाइन। नाउ वी हैव असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। तो असर्शन आपको दिया गया है, पेटेंट्स कम्स अंडर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। पेटेंट्स वो राइट्स हैं जो किसी भी पर्सन को उसके इन्वेंशन के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो रीजन यहाँ पे दिया गया है, पेटेंट इज एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द यूजर फॉर एन इन्वेंशन, ठीक है। तो ये इसका जो रीजन है वो जस्टिफाई कर रहा है आपके असर्शन को। ओके, यही बता रहा है कि पेटेंट वो राइट होता है जो किसी भी पर्सन को उसकी इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों असर्शन एंड रीजन ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो असर्शन यहाँ पे दिया गया है, नेट बैंकिंग फ्रॉड्स कैन बी क्लासिफाइड एज साइबर क्राइम्स। नेट बैंकिंग फ्रॉड्स को साइबर क्राइम माना जाता है, ठीक है। अब रीजन क्या दिया गया है, नेट बैंकिंग फ्रॉड इंक्लूड्स द यूज ऑफ इंटरनेट। और इनको साइबर क्राइम क्यों माना जाता है, क्योंकि नेट बैंकिंग आप किसकी हेल्प से कर रहे हो, आप इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो, और जो भी क्राइम इंटरनेट पे हो रहे हैं उनको साइबर क्राइम्स माना जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ओके, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। नेट बैंकिंग फ्रॉड कौन सा फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम के अंडर आता है ये, ठीक है। और रीजन भी इसका ट्रू है, क्योंकि इसको साइबर क्राइम
बैंक के अंडर क्यों कहा गया, क्योंकि नेट बैंकिंग आप किसकी हेल्प से करते हो, आप इंटरनेट की हेल्प से करते हो. ओके, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो रीजन यहाँ पे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट. मिशिका, अ क्लास 10 स्टूडेंट वांट्स टू यूज अ सॉफ्टवेयर बट डज नॉट वांट टू पे फॉर इट. मिशिका क्लास 10 की स्टूडेंट है, वो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है बट उस सॉफ्टवेयर के लिए वो कोई भी अमाउंट पे नहीं करना चाहती. विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन शी यूज. तो किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है. राइट वन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. तो आपको इस टाइप के सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल भी बताना है, राइट. तो यहाँ पे मिशिका के पास चॉइस है, वो फ्रीवेयर भी यूज कर सकती है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकती है. अगर वो फ्रीवेयर यूज करती है तो ऐसा सॉफ्टवेयर उसको फ्रीली मिल जाएगा, राइट. इसके लिए उसे कोई भी अमाउंट पे नहीं करना. बट फ्रीवेयर की एक लिमिटेशन होती है कि आप फ्रीवेयर को यूज कर सकते हो बट आप उसके सोर्स कोड में कोई भी चेंज नहीं कर सकते. ओके, बट इन केस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल भी होता है, आप उसको फ्रीली यूज भी कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग, और आप उसके सोर्स कोड में चेंज भी कर सकते हैं. आप अपने खुद के फीचर्स भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, राइट. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पास, आप जिसको फ्रीली यूज़ भी कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और आप उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं. तो इसका एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था, यहाँ पे आपने ओपन ऑफिस दे दिया है, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आप लिख सकते हैं, राइट. Now the next question is, what do you understand by the term intellectual property right. Intellectual property right क्या है, डिस्कस ब्रीफली, आपको ब्रीफली डिस्कस करना है, राइट. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए दिया जाता है, राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपने अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके, अपने माइंड को यूज़ करके बनाई होती है, ठीक है. These are the rights granted to the individuals over their original creative works, right. तो ये वो rights हैं जो लोगों को दिए जाते हैं उनके original creative work के लिए, such as invention, जैसे उन्होंने कोई invention किया हो, literary work किया हो, literary work कोई book लिखी हो, कोई article लिखा हो, artistic work किया हो, कुछ drawing बनाई हो, कोई art बनाई हो, designs के लिए, symbols के लिए, okay, images के लिए, right. तो जो भी work आपने अपने दिमाग को यूज़ करके, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, अपने ब्रेन को यूज़ करके क्रिएट किया है, राइट, उस वर्क को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है. उस वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स आपको दिए जाते हैं उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं. ओके, दीज लीगल राइट्स आर ग्रांटेड टू पेटेंट्स. अब ये अलग अलग तरीके से आपको दिए गए हैं. जैसे इसके यहाँ पे बताया गया है पेटेंट्स के थ्रू. पेटेंट क्या होता है, आपने अगर कोई इन्वेंशन की है तो आपको इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिलेगा. कॉपीराइट, आपको कॉपीराइट्स मिलेंगे अपने इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए कि आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, आप किसी को राइट देते हैं कि वो आपके वर्क को कॉपी करे या ना करे. ओके, ट्रेडमार्क एसेट्रा फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. ओके, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के. ओके, तो उनके ट्रेडमार्क को कोई दूसरा पर्सन या दूसरी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, राइट. ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो राइट्स हैं जो आपको आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं. फाइन. अब नेक्स्ट है डिफाइन प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म क्या होता है, व्हेन वी डाउनलोड समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पास देम एज आवर ओन, देन दिस प्रैक्टिस इज नोन एज प्लेजरिज्म. तो प्लेजरिज्म क्या होता है, जब आप क्या करते हो, किसी और का वर्क, किसी और की क्रिएटिविटी, किसी और का आइडिया डाउनलोड करते हो और उसको अपना बनाकर, राइट, अपने नेम से आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हो लोगों के सामने कि ये मेरा वर्क है, मेरी आर्ट है, मेरी क्रिएटिविटी है. तो यहाँ पे आप किसी और के वर्क को, किसी और की क्रिएटिविटी को स्टील कर रहे हो, चोरी कर रहे हो. तो इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, इस प्रैक्टिस को प्लेजरिज्म कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुहू हैज़ जस्ट लर्न हाउ टू डू ऑनलाइन बैंकिंग. कुहू ने अभी जस्ट सीखा है कि ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं. नेम एनी 2 प्रिकॉशंस दैट शी शुड टेक टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड. तो उसको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए ऑनलाइन फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, राइट. तो आपको बताने हैं वो 2 प्रिकॉशंस. 2 प्रिकॉशन दैट शी शुड टेक टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड्स आर
डू नॉट शेयर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विद एनीवन। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर ना करें। अपनी बैंक डिटेल्स किसी के भी साथ शेयर ना करें। अपने बैंक अकाउंट का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर ना करें। अवॉइड डूइंग ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े में जाके कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी चाहिए। अपना बैंक अकाउंट हैंडल नहीं करना चाहिए। एंड अदर पब्लिक प्लेसेस पे भी कभी भी पब्लिक इंटरनेट को, पब्लिक वाईफाई को यूज़ करके आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ना करें। ओके, नेक्स्ट, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बताना है। ओके, द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी हु पब्लिश्ड इट इज नोन एज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जिसको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर कंपनी ऑन करती है, ओके, और वो उसको पब्लिश करती है, उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। इसमें जितने भी राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल के या कंपनी के होते हैं जिसने उसको क्रिएट किया है। ना ही आप उसके सोर्स कोड में कुछ चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। उतने ही टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं उस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के यहाँ पे एग्जांपल है एडोब फ्लैश, MS ऑफिस। ओके, नेक्स्ट आपका है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो मैंने अभी बताया था। द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर एनी वन टू एक्सेस और चेंज द कोड। वो सॉफ्टवेयर जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कितने भी सिस्टम पे उसको इंस्टॉल कर सकता है, उसके सोर्स कोड में चेंज कर सकता है, वो होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लो, ओपन ऑफिस, क्रोम। ओके, विच सॉफ्टवेयर आर टर्म्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है? नेम एनी टू सच सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट हो रहा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं, राइट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। नेम एनी टू सच सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज रिलीज्ड अंडर अ लाइसेंस बट द सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो अंडर द लाइसेंस तो होता है बट वो पब्लिक लाइसेंस होता है, राइट। आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसके सोर्स कोड में चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई इट, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके लिए कंप्लीटली फ्री होता है, राइट। और इसके एग्जाम्पल आपने दे दिए लिनक्स, फायरफॉक्स, राइट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है? मेंशन एनी टू मेजर्स टू ओवरकम इट। तो आपको दो मेजर्स बताने हैं कि कैसे आप डिजिटल डिवाइड को ओवरकम कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो डिजिटल डिवाइड क्या है? द डिजिटल डिवाइड इज द अनइक्वल एक्सेस टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का अनइक्वल एक्सेस होता है, अनइक्वल एक्सेस क्यों होता है? देखो यहाँ इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। लाइक आप देखो कि रूरल एरियाज में जो टेक्नोलॉजी होती है वो कम यूज़ की जाती है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, राइट। जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होगी वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी कम यूज़ होगी, जहाँ पे पॉवर्टी कम होगी वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होगी, जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होगी, जहाँ पे एजुकेशन कम होगी वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी कम यूज़ होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। तो डिजिटल डिवाइड क्या है? अनइक्वल एक्सेस टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ओके, एंड द इंटरनेट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जब ये देखा जाता है कि देयर इज़ अ गैप, ओके, देयर इज़ अ गैप इन द यूज़ ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज़ में गैप है, ओके, अमंग द डिफरेंट एरियाज, अमंग द डिफरेंट सोसाइटीज़, तो उसको एक टर्म दी गई है डिजिटल डिवाइड। अब इसको कैसे ओवरकम किया जाता है? इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अफोर्डेबल बनाओ कि उसको सब लोग यूज़ कर सकें, उसको सब लोग खरीद सकें, राइट। मोर फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत उसको डेवलप करने के लिए ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे उसको रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, राइट।
हिली एरियाज़ में जाके वहाँ पे टावर्स लगवाए जाएं कि इंटरनेट अवेलेबल हो हिली एरियाज़ के लिए भी, और जो फार ऑफ एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, हर जगह वहाँ इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, राइट। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? नेम एनी टू इश्यूज रिलेटेड टू द प्रिवेसी इन ई कॉमर्स, राइट। तो आपको ई कॉमर्स के 2 इश्यूज भी बताने हैं। अब ई कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। इंटरनेट पर सर्विसेज को बेचना और खरीदना, इंटरनेट पर सामान को, गुड्स क्या होता है? सामान को बेचना और खरीदना, ये क्या माना जाता है? आपका ई कॉमर्स माना जाता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स माना जाता है, मतलब वो व्यापार जो आप इंटरनेट पे कर रहे हो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड इश्यूज क्या है? प्रीवियसली इश्यूज इन ई कॉमर्स आर फिशिंग एंड स्पैमिंग। तो जब आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, और जब आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है? साइबर क्राइम भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, जिसके 2 यहाँ पे इश्यूज दिए गए। फिशिंग क्या होता है? आपके पास फ्रॉड ईमेल्स, फ्रॉड लिंक्स, फ्रॉड मैसेजेस आएंगे। अगर आपने उन पे लिंक पे जो भी ईमेल आया है, राइट, और या जो फ्रॉड मैसेज आया है उसमें कोई पर्टिकुलर लिंक आया है, आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपका डेटा स्टील हो जाएगा। स्पैमिंग यहाँ पे क्या होता है? आपके पास बहुत सारे यूजलेस ईमेल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, ओके, जो आपके अकाउंट को कम्प्लीटली भर देंगे। तो ये होता है आपका स्पैमिंग में क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट आते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग, मतलब स्पैमिंग में क्या होता है? बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है? अपने बल्क में एडवर्टाइजमेंट भेजती हैं, राइट। तो उसको स्पैमिंग कहा जाता है। Now we have 3 marks questions. प्लेजियरिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड नाउअडेज। आजकल प्लेजियरिज्म एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। क्यों? हर इंसान ये सोचता है कि उससे कुछ करना ना पड़े, उस इंटरनेट पे सारा जो भी वो सर्च करना चाहता है, बनाना चाहता है, वो एज इट इज़ उसे मिल जाए। कोई प्रोजेक्ट मिला है, इंटरनेट से सर्च करो, उसे एज इट इज़ कॉपी कर दो, राइट। बच्चे भी क्या करते हैं? कोई प्रोग्राम मिला है, इंटरनेट से सर्च किया, उसे कॉपी कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या है? प्लेजियरिज्म एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेजियरिज्म? प्लेजियरिज्म क्या है, राइट। एनी 2 स्टेप्स टू अवॉइड प्लेजियरिज्म। आप प्लेजियरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ओके, तो प्लेजियरिज्म क्या है? व्हेन यू यूज अनदर पर्सन्स वर्ड्स और आइडियाज एंड ट्राई टू पास देम ऑफ एज योर ओन। जब आप किसी और दूसरे पर्सन के वर्ड्स को, आइडियाज को, क्रिएटिविटी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करते हो? स्टील करते हो और अपना बना के उसे प्रेजेंट करते हो, तो उसे प्लेजियरिज्म कहा जाता है, राइट। आपने किसी और की क्रिएटिविटी को स्टील किया और उसको अपना बना के प्रेजेंट कर दिया। आप प्लेजियरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हो? प्रॉपर्ली कोट एंड पैराफ्रेज एंड ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स। अगर आप किसी का कोई वर्क, मान लो आप किसी की कोई पोम ले रहे हो, आपने किसी की पोएम ली, राइट, और आपने उसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया, एज इट इज़ कॉपी कर दिया, तो आपको क्या करना है? डबल कोट्स में उसको लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने ये कौन से सोर्स से लिया है, किस वेबसाइट से लिया है, किस डॉक्यूमेंट से लिया है, किसने इसको लिखा है, ओके। और पैराफ्रेज क्या होता है? आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, अपने खुद के एग्जाम्पल्स एड ऑन करके, राइट। ऑलवेज साइट सोर्सेज, जो भी आप जहाँ से भी मैटर ले रहे हो उस पर्टिकुलर सोर्स को आपको बताना चाहिए, राइट। उसको हमेशा आप उसका एक्सप्रेस करें कि आप कौन सी बुक, आपने कौन सी पर्टिकुलर बुक से लिया है या आपने किस पर्टिकुलर वेबसाइट से लिया है, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि किस सोर्स से आप डेटा ले रहे हो। अगर आप बताओगे आप कहाँ से डेटा ले रहे हो, राइट, तो ये क्या होगा? इस तरीके से आप प्लेजियरिज्म को अवॉइड करोगे, ओके। क्योंकि आप क्रेडिट जो उसका मेन ऑनर है उसको दे रहे हैं। अगर आप बता रहे हैं कि आपने कौन से सोर्स से लिया है, तो आप बता रहे हैं कि तो आप यहाँ पे क्रेडिट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, ओके। Now the next question, Mr. Amit is a new internet user. You being his friend suggest him some tips which he should follow while यूजिंग द इंटरनेट। तो मिस्टर अमित ने नया इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो अगर आप उनके फ्रेंड हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे इंटरनेट को यूज़ करना चाहिए, राइट।
तो आपके सजेशंस हैं कुछ, ही शुड यूज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज फॉर ऑल। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे हो, राइट, आप इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ, तो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करें। ही शुड चूज़ फ्रेंड्स वाइसली एंड शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन विद ऑल। सोशल मीडिया पे वो अपने दोस्तों को बहुत ही वाइसली चूज़ करे, ओके, आँख बंद करके किसी को भी फ्रेंड ना बना ले, और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त ये ध्यान रखें कि कौन कौन से लोग उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। ही शुड नाइदर सेंड स्पैम नोर शुड एनकरेज द सेम। वो ना तो खुद स्पैम भेजे, बल्क में बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे लोगों को ना तो खुद भेजे, ना ही अगर उसके पास स्पैम आ रहा है तो उनको ओपन करके देखे, राइट ना, ओके। उनका कोई भी लिंक उस स्पैम के थ्रू, ईमेल्स या मैसेजेस के थ्रू कोई लिंक आ रहा है, उस लिंक को वो क्लिक ना करे, राइट। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा, बहुत सारा वायरसेस उसके सिस्टम में आ जाएंगे, ओके, और उसका डेटा स्टील हो जाएगा। Now we have 4 math questions. Based on the following information, answer the questions which follows. Shresht was a bright student who excelled in academics and extracurricular activities. तो श्रेष्ठ एक ब्राइट स्टूडेंट है जो academics और extra curricular activities में आगे रहता है. He intend to take some course and literature from internet to write an article for newspaper. तो वो इंटरनेट से कुछ कोर्स एंड लिटरेचर वर्क लेना चाहता है जिससे कि वो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख सके, ओके। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एथिकल issue he will face in case he copies the work as discussed in the above case study. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अगर वो कॉपी करता है किसी का वर्क तो वो कौन सा एथिकल इशू यहाँ फेस करेगा, ठीक है। तो अगर वो किसी का वर्क कॉपी करके उसको अपना बना के प्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या है, ये प्लेजियरिज्म है, ओके। तो यहाँ पे वो क्या परफॉर्म करेगा, प्लेजियरिज्म, ओके। Next, does the above incident described can be considered as an example of IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन? येस, क्योंकि इंटेलेक्चुअल अगर वो किसी का मान लो उसने आर्टिकल किसी और का आर्टिकल, किसी और ने अपनी क्रिएटिविटी से कोई आर्टिकल लिखा है और वो किसी और का आर्टिकल कॉपी करके अपना बना के प्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन तो ये है, ओके। तो येस, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ IPR वायलेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन ही अवॉइड दिस एथिकल इशूज? तो वो इस एथिकल इशू को कैसे अवॉइड कर सकता है? ही कैन अवॉइड इट by acknowledging the source and giving credit to the source. तो यहाँ पे उसको acknowledge करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसने ये आर्टिकल कहाँ से कॉपी किया है और उसको जो कंप्लीट क्रेडिट है वो सोर्स को देना पड़ेगा जिसने उसको बनाया है, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिमसेल्फ। अपने आप को देने की बजाय उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने ये पर्टिकुलर वर्क कहाँ से लिया है और ये किसका वर्क है, राइट। Now suggest 2 netiquettes that श्रेष्ठ classmates must be aware of. तो आपको यहाँ पे नेट एटिकेट्स बताने हैं जो श्रेष्ठ के क्लासमेट्स को पता होने चाहिए। तो नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, बहुत सारे हैं। वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन किसी से टॉक कर रहे हैं तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करें, आप यूजलेस जेस्चर्स यूज़ ना करें, ओके। वन शुड नॉट बुली एनी वन एंड अवॉइड हार्टफुल और हेटफुल कमेंट्स, ओके। तो आप इंटरनेट के थ्रू किसी को बुली ना करें, किसी को थ्रेट्स ना दें, ओके, और किसी को हेटफुल कमेंट्स ना दें, फाइन। नाउ वी हैव केस स्टडी क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। तो आपको सिनेरियो देखना है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अ स्टूडेंट नैतिक इज एक्सपेक्टेड टू राइट अ रिसर्च पेपर ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो नैतिक को रिसर्च पेपर देना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। द स्टूडेंट हैड अ फ्रेंड जैतिक। तो स्टूडेंट का एक फ्रेंड था जैतिक, हु टुक अ सिमिलर क्लास 5 years ago, जिसने सेम क्लास की थी 5 साल पहले। द स्टूडेंट आस्क्ड जैतिक फॉर अ कॉपी ऑफ हिज पेपर्स। तो वो नैतिक क्या करता है, जैतिक से उसके पेपर्स मांगता है एंड सबमिटेड द एंटायर पेपर एज हिज ऑन रिसर्च वर्क। और उसके रिसर्च के पेपर्स को अपना रिसर्च बता के सबमिट कर देता है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। हैज नैतिक डन द राइट थिंग? क्या नैतिक ने सही किया है? नो, इट इज़ नॉट द राइट एक्ट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ये किसका वर्क था, ये जैतिक का वर्क था, ओके। विच एक्टिविटी डज अप्रोप्रिएटली कैटेगराइज द एक्ट ऑफ नैतिक? तो यहाँ पे नैतिक ने क्या किया है, यहाँ पे नैतिक ने प्लेजियरिज्म किया है, किसी और के काम को अपना बना के प्रेजेंट किया है, ओके।
व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस इज मेड बाय द स्टूडेंट नैतिक, नैतिक ने कौन सा ऑफेंस किया है, एक्सप्लेन पेटेंट विद रिस्पेक्ट टू द IPR, और आपको पेटेंट के बारे में बताना है। यहाँ पे नैतिक ने वायलेशन ऑफ कॉपीराइट किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ओके, वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किया है, ओके। यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी थी, जैतिक की थी, बट उसने इसको वायलेट करके अपना बना के प्रेजेंट किया है, तो ये क्या है, वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया पेटेंट क्या होता है। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। पेटेंट अगर आपने कोई इन्वेंशन की है, कोई डिस्कवरी की है, उसके लिए आपको राइट दिया जाता है, राइट, उसको पेटेंट कहा जाता है, कि कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, उस डिस्कवरी को, उस इन्वेंशन को, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये सारा पेटेंट के अंदर आता है। जनरली स्पीकिंग अ पेटेंट प्रोवाइड्स द पेटेंट ऑनर विद द राइट टू डिसाइड हाउ और वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। तो ये पेटेंट के थ्रू ऑनर डिसाइड करता है कि कैसे दूसरे लोग उसकी इन्वेंशन को यूज़ कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, सजेस्ट 2 साइबर एथिक्स दैट नैतिक शुड बी अवेयर ऑफ। तो ये आपको बताने हैं कि कुछ नेटिकेट्स बताने हैं जिसके बारे में नैतिक को पता होना चाहिए। ही शुड नॉट वायलेट कॉपीराइट, वो कॉपीराइट का वायलेशन ना करें, राइट, किसी की कॉपीराइटेड किसी की कॉपीराइटेड मटेरियल को अपना बना के वो रिप्रेजेंट ना करे। ही शुड गिव क्रेडिट टू द ऑथर, वो जो भी ऑथर है उसको क्रेडिट दे जिसका वर्क वो ले रहा है, एंड टेक प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द ऑथर बिफोर सबमिशन ऑफ ऑन वर्क विद इट्स यूजेस। और अब किसी और के काम को सबमिट करने से पहले वो प्रॉपर परमिशन ले उस पर्टिकुलर पर्सन से कि वो उसका काम सबमिट कर सकता है या नहीं कर सकता है, फाइन। नेक्स्ट, इट इज एन एरा ऑफ इंटरनेट एंड वी एज अ नेटिजन स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द साइबर वर्ल्ड। ठीक है, तो इंटरनेट का एरा है और हम लोग अपना सारा टाइम कहाँ गुजारते हैं, साइबर वर्ल्ड में गुजारते हैं। सौम्या अ क्लास 10 स्टूडेंट इज़ न्यू टू द साइबर वर्ल्ड। तो सौम्या क्लास 10 की स्टूडेंट है जो नया जिसने इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया है। हेल्प हर इन द फॉलोइंग, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। सजेस्ट एनी 2 नेटिकेट्स, देखो नेटिकेट्स बार बार आ रहा है तो ये तो जरूर लर्न करना आप लोग, ठीक है। विच शी शुड फॉलो इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड नेटिजन। तो यहाँ पे कौन से नेटिकेट्स, आपको कोई 2 नेटिकेट्स बताने हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए टू बिकम अ गुड नेटिजन, एक अच्छा नेटिजन बनने के लिए, राइट। एनी 2 नेटिकेट्स, वी शुड नॉट वायलेट द कॉपीराइट, वही सेम कि हमें कॉपीराइट को वायलेशन नहीं करना। अगर कोई पिक्चर कॉपीराइटेड है आप उसको मत डाउनलोड करो, कोई वीडियो कॉपीराइटेड है आप उसको मत यूज़ करो, ठीक है। वी शुड शेयर आर एक्सपर्टीज़ विद अदर्स ऑन द इंटरनेट, और हमारे पास जो भी एक्सपर्टीज़ है, जो भी नॉलेज है, हम उस नॉलेज को इंटरनेट पर शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ओके। नाउ एज द लास्ट डे वॉज अप्रोचिंग, सो one of her friends had just submitted the science project by copying and pasting from the internet. अब क्या हुआ, उसकी एक फ्रेंड ने, सौम्या की एक फ्रेंड ने इंटरनेट से साइंस का प्रोजेक्ट कॉपी किया और उसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया विदाउट इवन एक्नोलॉजिंग द ओरिजिनल सोर्स। उसने ओरिजिनल सोर्स को एक्नॉलेज भी नहीं किया कि कहाँ से उसने ये लिया है। इज दिस द राइट एक्ट और रॉन्ग, तो ये जो उसने काम किया है वो राइट है या रॉन्ग है। नेम द टर्म विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर दिस एक्ट, और इस एक्ट को क्या कहा जाएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या है, नो इट इज़ नॉट द राइट एक्ट। और उसने क्या किया, उसने प्लेजियरिज्म किया है, किसी और का प्रोजेक्ट उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ये क्या है, प्लेजियरिज्म है, ओके। ई-कॉमर्स इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड सो इज द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। ई कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उसके साथ इसके रिलेटेड जो रिस्क हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। मेंशन एनी 2 ई-कॉमर्स फ्रॉड्स इन ऑर्डर टू मेक सौम्या अवेयर अबाउट इट। तो आपको कोई भी 2 ई-कॉमर्स फ्रॉड्स बताने हैं सौम्या को, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिया आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी को स्टील करके, ओके, जैसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लिया तो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स को स्टील करके वो आप बनकर, राइट, आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करके आपका सारा पैसा स्टील कर सकता है। तो यहाँ पे किसी और के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करके और वो पर्टिकुलर पर्सन बन के जब चोरी की जाती है उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। फिशिंग क्या है, फिशिंग में आपके पास फ्रॉड ईमेल्स, फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जिसकी हेल्प से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है।
सजेस्ट हर एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स करते टाइम 2 प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, आपको सजेस्ट करना है। एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग ई कॉमर्स आर यूज अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जब भी आप इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको अपना सिस्टम अपडेट रखना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर एंटीवायरस डला होना चाहिए। ओके, ऑलवेज एंश्योर टू चेक HTTPS इन द वेब एड्रेस। जब भी आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहाँ से आप कुछ भी सेल परचेज कर रहे हैं, ओके, तो आपको वहाँ पे पहले ये देखना चाहिए कि जो उसका URL है, ओके, उसमें HTTPS जो आप प्रोटोकॉल है उसमें HTTPS होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। तो S क्या होता है, सिक्योर, इट रिप्रेजेंट द सिक्योर प्रोटोकॉल। अगर सिंपली HTTP है तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है, तो आपको ये भी चेक करना है। ओके, नाउ परमिंदर रिसेंटली सेलिब्रेटेड हिज 14 बर्थडे। तो परमिंदर ने अपना 14 बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ऑन हिज बर्थडे ही गॉट टू नो अबाउट फेसबुक। उसको अपने बर्थडे में पता चला कि फेसबुक क्या होता है। ही लर्न हाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हेल्प पीपल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड डिस्कस थिंग्स ऑनलाइन। तो उसको पता चला कैसे लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन। ही ऑल्सो फाउंड आउट दैट ही इज़ नाउ एलिजिबल टू ओपन अ फेसबुक अकाउंट। उसे ये भी पता चला कि वो खुद का अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकता है। ही क्रिएट्स हिज प्रोफाइल ऑन द फेसबुक एंड स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद हिज फ्रेंड्स। उसने अपना प्रोफाइल बनाया और अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। विद इन अ फ्यू डेज ही befriends many people he knows and many people he doesn't know। ठीक है, तो कुछ दिनों में क्या हुआ, उसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर ली, कुछ जिनको वो जानता था और कुछ लोग जिनको वो नहीं जानता था। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स गेटिंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन हिज पोस्ट। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसके जो पोस्ट थी उस पर नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। ही ऑल्सो फाइंड्स दैट हिज पिक्चर्स आर बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन ऑन ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट्स। उसने ये भी देखा कि उसकी पिक्चर्स को ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट्स पे डाला जा रहा है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। ओके, तो आपको इनमें से कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और आंसर्स देने क्वेश्चंस के। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम परमिंदर इज अ विक्टिम ऑफ। तो यहाँ पे परमिंदर के साथ कौन सा साइबर क्राइम हुआ है, उसके साथ साइबर बुलिंग हो रही है। ओके, उसको बुली किया जा रहा है ऑन सोशल मीडिया। ओके, आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज ऑर्डियल, उसकी ऑर्डियल सुनने के बाद, उसके अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को सुनने के बाद, द स्कूल decides to publish a set of moral principles that determine the appropriate behavior of the student while using the internet। तो स्कूल ने डिसाइड किया है कि वो कुछ मोरल प्रिंसिपल्स को पब्लिश करेंगे जो बताएंगे कि बच्चों को कैसा बिहेवियर अपना रखना चाहिए, अपना यूज़ करना चाहिए जब वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। द स्कूल इज़ रेफरिंग टू, तो यहाँ पे स्कूल जो है वो क्या बताना चाहता है, किस चीज़ के बारे में बताना चाहता है, वो साइबर एथिक्स के बारे में आपको बताना चाहता है कि साइबर एथिक्स क्या है, आपको साइबर एथिक्स को कैसे फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट, राइट अ सेफ्टी मेजर टू बी टेकन बाय द परमिंदर टू अवॉइड थ्रेट्स फ्रॉम अननोन पीपल इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि परमिंदर को कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं जिससे कि वो फ्यूचर में ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सके। लॉक हिज प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल को कम्प्लीटली लॉक कर दो। एंड ओनली लेट हिज फ्रेंड्स व्यू हिज प्रोफाइल, लेकिन और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को सिर्फ अपने प्रोफाइल को व्यू करने का ऑप्शन दो, अदरवाइज आप बाहर के लोगों को उसको व्यू ना करने दो, उसको प्राइवेट बना दो। ओके, परमिंदर डिसाइड टू मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल ऑनलाइन। तो यहाँ पे परमिंदर ने एक लिस्ट बनाई है कि उसको कौन से प्रिकॉशंस लेने जब वो ऑनलाइन है। राइट एनी 2 पॉइंट्स दैट परमिंदर शुड इंक्लूड इन हिज लिस्ट। तो आपको बताना है कि कौन से 2 पॉइंट्स वो अपने लिस्ट में इंक्लूड करे। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट देयर डेटा ऑनलाइन। अपने अकाउंट्स का पासवर्ड, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या आपके जो भी अकाउंट्स हैं, आपके ई कॉमर्स अकाउंट है, उसका पासवर्ड हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। लॉग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स आफ्टर द सेशन। अगर आपने सोशल मीडिया यूज़ कर लिया है तो आप तुरंत उसको लॉग आउट कर दो, अपने सिस्टम पे उसको ओपन नहीं रहने देना है। आपने कहीं बाहर उसको यूज़ किया है वहाँ पर भी आप उसको ओपन लॉग आउट करें, कभी भी उसको विदाउट लॉगिंग आउट आप उसको एज इट इज ना छोड़ें। ओके, वाई आर privacy settings so important in social networking sites? सोशल नेटवर्किंग साइट्स में प्रिवेसी
सेटिंग्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? प्राइवेसी सेटिंग्स में बी यूज्ड बाय द यूजर टू एडजस्ट द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोफाइल और सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोफाइल। तो प्राइवेसी सेटिंग की हेल्प से यूजर ये डिसाइड कर सकता है कि उसकी प्रोफाइल को कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। दिस विल एंश्योर दैट व्हाट वी आर पोस्टिंग ऑनलाइन इज ओनली एक्सेसिबल टू द पीपल वी नो एंड ट्रस्ट। तो इससे क्या इंश्योर होगा कि जो भी हम ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं वो उन लोगों तक ही पहुंचेगा जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिनको हम जानते हैं। ओके, नाउ गीतिका हैज़, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्या है, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। गीतिका हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट। गीतिका ने अपना सोशल अकाउंट बनाया है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड एज शी वेटेड सो लॉन्ग टू गो ऑनलाइन। और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रही थी ऑनलाइन जाने का। ठीक है, शी हैज़ रिसेंटली ऑल्सो गॉट एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस हाई स्कूल एंड डज नॉट नो मैनी स्टूडेंट्स। और अभी उसने रिसेंटली ही न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है और सारे स्टूडेंट्स को नहीं जानती है। व्हेन शी लॉग्स into her social media a few days later she finds that someone is posting negative demeaning comments on her social media profile। तो कुछ दिन बाद जब उसने अपने अकाउंट में लॉग ऑन किया तो उसने क्या पाया कि उसके जो पोस्ट है उन पर नेगेटिव डीमीनिंग कमेंट्स आए हुए हैं। ओके, शी इज़ ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम अननोन पीपल। उसे अननोन लोगों से रिपीटेड मेल्स भी आ रहे हैं बार बार। ठीक है, वेन एवर शी गोज ऑनलाइन शी इज़ टोल्ड बाय मल्टीपल अननोन पीपल। जैसे ही वो ऑनलाइन जाती है बहुत सारे अननोन लोग उसको ट्रोल करते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन। तो आपको अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। गीतिका इज अ विक्टिम ऑफ। तो यहाँ पे गीतिका के साथ क्या हुआ है, साइबर स्टॉकिंग। उसको स्टॉक किया जा रहा है इंटरनेट पे और इसको क्या कहा जाता है, साइबर स्टॉकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। तो उसको कौन सा एक्शन लेना चाहिए? शी शुड स्टॉप गोइंग ऑनलाइन एंड डिलीट हर सोशल मीडिया अकाउंट। शी शुड नॉट शेयर दिस विद एनी वन एज शी माइट फेस मोर ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर। शी शुड फाइल अ कंप्लेंट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है प्लीज़ डू शेयर विद योर पेरेंट्स एंड विद योर टीचर्स। ठीक है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे। ओके, आफ्टर हियरिंग हर ऑर्डियल, उसका अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस सुनने के बाद द स्कूल डिसाइड टू पब्लिश अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइंस द अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। स्कूल एक सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल को पब्लिश करना चाहता है जिसमें बताया जाएगा कि उसके ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कैसे बिहेव करना है, जब वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे बिहेव करना है। द स्कूल इज रेफरिंग टू। तो यहाँ पे स्कूल किसको रेफर कर रहा है, साइबर एथिक्स को। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, साइबर एथिक्स को यहाँ पे स्कूल रेफर कर रहा है। ओके, Geetika is advised by her best friend Seerath to protect her personal information from the from intentional or unintentional attacks by others. This is also known as, यहाँ पे गीतिका को एडवाइस दी है उसकी बेस्ट फ्रेंड ने, ओके, कि उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अटैक से दूसरों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट, तो इसको क्या कहा जाता है, कैसे करना चाहिए? बाय द डेटा प्राइवेसी। वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके डेटा प्राइवेसी जो ऑप्शंस मिलते हैं उनको इम्प्लीमेंट करके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है। फाइन। The computer teacher of Geetika's class decides to take an online session on the topic netiquette, which generally includes गीतिका की कंप्यूटर टीचर नेटिकेट्स पर एक ऑनलाइन सेशन लेना चाहती है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। सेफ गार्डिंग वंस पासवर्ड्स एंड सेंसिटिव ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। कैसे कोई अपना पासवर्ड सेफ गार्ड कर सकता है, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। लॉगिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स आफ्टर द सेशन के बाद, मतलब यूज़ करने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट को हमेशा लॉग आउट कर देना चाहिए। नॉट बुलिंग और ट्रोलिंग एनी वन बाय डिसरिस्पेक्टिंग दैम और पासिंग इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स। किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए ऑनलाइन, ना ही ट्रोल करना चाहिए। ट्रोल कैसे, उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स देके, ओके, और या फिर इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स देके। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑनलाइन सेशन है वो सबको इंक्लूड करेगा, इन तीनों ऑप्शंस को उसको इंक्लूड करना चाहिए। राइट, okay everyone, if you like my video please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.